ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज सुबह जैसे मैंने आपको बताया कि आज उन लोगों के लिए ईद का दिन है जो मजलूमों के साथ रहे, जो ईरान को मजलूम समझ रहे थे और उस पर जंग शुरू की गई थी। गाजा के लोगों की मजलूमियत के साथ जो साथ थे, वो उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ी ईद है। इस मौके पर जब ईरान ने अपनी जीत का दावा किया है मीडिया के मुताबिक, जिस मौके पर यह बात भी साफ हो गई है कि हरमुज जो समंदरी रास्ता है वो ईरान के कंट्रोल में होगा, ईरान और ओमान के कंट्रोल में होगा, और जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए थे उसको इस वक्त मान लिया गया है और बातचीत शुरू होगी जुमे के दिन, फ्राइडे, परसों, जब अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे वहां मिलेंगे। अभी उसकी तफसीलात तय नहीं हुई हैं, बाद में हम आपको बताएंगे। आज इस मौके पर वेस्ट एशिया के सबसे गहराई से जानकारी रखने वाले जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते बताया था कि 50-50% चांस है जंगबंदी का। इस वक्त क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इसके असरात क्या होंगे पूरी दुनिया की सियासत पर, इस वेस्ट एशिया को अब किस तरह से देखा जाएगा, दुनिया में ईरान की अब क्या पोजीशन होगी, क्या जिस तरह से अमेरिका अब से पहले बातचीत की शर्तें रख करके, बल्कि नतीजा भी बता करके बातचीत की मेज पर बैठना चाहता था सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर, क्या ईरान की शर्तें मानने के लिए अमेरिका और उसके साथी मुल्क मजबूर हो चुके हैं? क्या ईरान की शर्तें अब और मजबूती के साथ मानी जाएंगी? क्या कुछ होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे आज आफ्ताब कमाल पाशा साहब से। पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी आपका इंतजार करते हैं, बाकायदा हमें याद भी दिलाते हैं कि पाशा साहब से बात कीजिए। कैसे देख रहे हैं ये ईरान का जो जीत का दावा कहिए या जीत का ऐलान कहिए, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है आपकी नजर में? कैसे कैसे इसको आप एनालाइज करें? जी, शुक्रिया कासमी साहब। देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है। अगले 2 हफ्ते पूरी दुनिया जो है राहत की सांस लेगी, खास तौर पे ईरान के लोग जो पिछले तकरीबन 40 दिनों से जो है दिन रात बमबारी सह रहे हैं और इतने शहीद हुए हैं, इतने जख्मी हुए हैं और उनकी रोजमर्रा जिंदगी जो है ठप हो गई है। ना स्कूल, ना यूनिवर्सिटीज, ना बाजार। जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उसमें काफी खलल पड़ी है। तो उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। उसके अलावा पूरी दुनिया में हर एक कोने में, जिम्बाब्वे से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान से लेके साउथ अफ्रीका तक, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी जिसका असर इस खाड़ी के जंग से हुआ होगा। चाहे तेल हो या गैस हो या कीमतें हो या परेशानी हो या बिजली हो, जो गैस के जरिए, डीजल के जरिए मुहैया की जाती है दूर दूर खलियों में वगैरह। तो ये बहुत राहत की सांस ले रहे हैं। और जो अमेरिका और इसराइल मिलकर हमला करे थे, जिस जारहियत उन्होंने दिखाई है, अब ये दोनों देश पर्दाफाश हो गए हैं। और उनके जो नापाक इरादे थे रजीम चेंज का और ईरान को तबाह और बर्बाद करने का, उसमें कामयाब नहीं हुए। हालांकि बमबारी की उन्होंने, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेका। वो अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे अपनी जश्न मना रहा है कि हम जो मुंह तोड़ जवाब दिए, सिर्फ अमेरिका या इसराइल को नहीं, पूरे क्षेत्र में जो भी उनके साथी थे, खाड़ी के देश या इराक मिला के, तो इन सब पे उन्होंने ऐसा जबरदस्त
हमला किया है कि वो आगे 100 बार सोचेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करना है, उनको अड्डे देना है और उनके पर निर्भर होना या भरोसा होना। तो ईरान एक बहुत बड़ी जीत के बाद जो है ये टेम्पररी सीज फायर 2 हफ्ते का मान लिया है। इस बैकग्राउंड में कि उनका जो 10 पॉइंट फॉर्मूला था, तो लगभग अमेरिका उसको मान लिया है। जैसा आप फरमा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पहले से ही ईरान कहता रहा कि ये खुला है और कोई भी शिप आ सकती है, जा सकती है, बशर्ते कि जो उनका इलाका है 12 मील जो टेरिटोरियल वाटर, अगर उसमें से जाना हो तो वो हमारा परमिशन से ही जा सकते हैं, आ सकते हैं बोल के वो शर्त बरकरार है। और वो जो मजलिस उनकी पास की थी टोल की, वो भी बरकरार रहेगी। अगर ये 12 मील के अंदर से आना जाना होता है, क्योंकि उसी रास्ते से डीप टैंकर्स, बड़े टैंकर्स, जहाज आते जा सकते हैं, क्योंकि ओमान की तरफ से जो साहिल है उसमें पहाड़े हैं और वहां जाना मुश्किल है। तो इस लिहाज से जो अमेरिका मान चुका है कि ये खुला है और ओमान और ईरान मिलके जॉइंटली इसको मैनेज करेंगे आगे चल के। तो कॉम्पनसेशन का भी जो है बात चल रही है और परमानेंट सीज फायर और सैंक्शंस हटाने की भी बात कर रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की वॉर डिप्लोमेसी को और नेगोशिएशंस को। और मेरे ख्याल से अगर ईरान अ, डर जाता, ये जो धमकी ट्रम्प दे रहे थे कि हम इनके सिविलाइजेशन को नीस्तो नाबूद कर देंगे 8 बजे अगर वो माने नहीं तो ईरान ने बता दिया है कि सुपर पावर जो ग्लोबल है और रीजनल सुपर पावर के सामने वो सब पेपर टाइगर्स हैं। उनको जो है धमकी ऐसी, मैं बताया था कि ऐसी धमकियां, ऐसे हमले बहुत सारे सिकंदर की अजीम के जमाने से वो सहते आ रहे हैं। मंगोल्स और ऑटोमन्स और रशिया रशिया भी उनके 20% टेरिटरी को हड़प लिया है पिछले 225 सालों में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सेंट्रल एशिया में और चेचिनिया तक ईरान का टेरिटरी थी। तो कुर्दिश रिपब्लिक महाबाद बोलकर उन्होंने 2 बार स्थापित की। तो 20 से 22% अभी भी ईरान की जमीन रशिया के ऑक्यूपेशन में है। तो बहुत कम लोगों को ये पता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी उन्होंने महाबाद रिपब्लिक कुर्दों के लिए बनाई थी, वो सफाया कर दिया ईरान ने। तो अब जो है ईरान अपने बलबूते पे अपने सेल्फ रिलायंट पॉलिसी, मिसाइल से दागने का और अपने साथियों की वजह से, जैसा हुतीस हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, तो उसके पहले बशार अल असद, इन सब को जो है ऑफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी। अगर आप रजीम चेंज करना चाहते हैं और हमारे पे दबाव दबाव डालना चाहते हैं, तो हम आपके दुश्मनों के नजदीक पहुंचेंगे और उन पे दबाव डालेंगे। ये डिप्लोमेसी और ये स्ट्रैटेजी जो कासिम सुलेमानी ने अपनाई थी, वो बहुत कामयाब रही। और ये मौका जश्न के लिए मुनासिब है, खास तौर पे ईरानियों को, कि उन्होंने इतना सह के 40-45 सालों से अब कमर बांध के जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैं सलाम करता हूं उनको और उनके लीडरशिप को, अली खामनेई को, और हर एक सिपाही जो दिन रात परेशानियों से गुजर रहा था। और पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान और परेशान कर दिया कि क्या है ये मुल्क ईरान, और ये इतने ताकतवर कैसे हैं और इतने मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं बोल के। मेरे ख्याल से आने वाली सदियों में, हफ्तों में, महीनों में लोग ईरान के बारे में पूछताछ करेंगे, रिसर्च करेंगे, और किस तरह इन्होंने जवाब दिया अमेरिका को, इतने बड़े ताकतवर एयरफोर्स को और नेवी को। इसकी मिसाल मेरे जहन में तो अभी तक हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में नहीं आती। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दिन है ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और इसमें जो है शहबाज शरीफ और ऐसे मुनीर, खास तौर पे उन्होंने अपने देश के लिए 2 चीजें हासिल कर ली। एक तो चाइना के बैकिंग से जो बिहाइंड द सील
सीन रोल अदा किया है, क्योंकि उनको परेशानी थी कि अगर ईरान गिर जाता है तो उनका तेल वहाँ 90% जो ज्यादा था उस पर खतरा होगा वेनेजुएला के बाद। तो ये उन्होंने बहुत क्रूशल रोल अदा किया। दूसरा, अब्बास अराची और जेडी वांस कल हंगेरी में मिले थे, तो वहाँ ये सीजफायर की बात हुई है। और ये बहुत अहम किरदार जेडी वांस अदा किए हैं, क्योंकि वो पहले से ही कहते आ रहे थे ट्रम्प को, और अंदरूनी खबरों से पता लग रहा था कि जेडी वांस इस तवील अरसे तक जंग करने के हक में नहीं थे, और वो सलाह दे रहे थे पेंटागन को। जब 8-10 जनरलों को पेंटागन में हटा दिया गया पीट हेगसेथ के द्वारा ट्रम्प के प्रेशर में, तो उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान इतने एक्सपीरियंस जनरल को हटाना ये रॉन्ग सिग्नल जाता है। तो वो पहले से ही, क्योंकि उनके निशानी 28 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में है, तो कोई ऐसी चीज वो नहीं चाहते थे जिससे इनकी प्रेसिडेंसी पे दाग आए। तो उन्होंने बहुत अहम किरदार रोल अदा किया है इस चीज पर में। और मेरे ख्याल से जो मागा सपोर्टर्स और पीछे हट रहे थे, दोबारा जेडी वांस को मेरे ख्याल से जिताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है पाकिस्तान अपने दो फायदे हासिल कर लिया। ये तो हम, एक तो अमेरिका के साथ जाके वो, अगर ऑपरेशन सिंदूर जो ओपन एंडेड है, अगर भारत हमला करता है तो वो अपनी हिफाजत कर लिए हैं। दूसरी तरफ जो भारत और इसराइल के साथ जो नजदीकी थी, और इसराइल से जो खबरें आ रहे थे कि अगला निशाना ईरान के बाद जो है पाकिस्तान और टर्की है, तो इस लिहाज से बिजली चली गई है यहाँ। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका और सऊदी के कॉन्फिडेंस से भी आके उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बहाल कर ली है कि अब इसराइल कहीं उनके न्यूक्लियर आइटम पे हमला ना करे। तो अब उनका कॉन्फिडेंस जो है चीन का है, अमेरिका का है, सऊदी का है, और रशिया का भी है। और सबसे बढ़ के जो है खाड़ी के देश सभी, यूएई भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि आलोचना करते थे और पैसे $3.5 बिलियन जो कर्ज दिए थे उन्होंने लौटाने की धमकी दी थी। शायद वो बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल से नेट गेन पाकिस्तान का हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के बाद उनको, आसिम मुनीर को अपना दोस्त मान के फाइनेस्ट फील्ड मार्शल का जो तारीफ की थी, तो उसका कुछ नतीजा निकला है। अब आगे देख के 2 हफ्ते में क्या करता है पाकिस्तान और कैसा मनाता है अमेरिका को, ये बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन मुझे जो डर था कि इसराइल कहीं गाजा और लेबनान की तरह सीज फायर मान के गड़बड़ी ना करे, मेरे ख्याल से वो ट्रम्प के हाथ में है बागडोर, और वो इसराइल को दबाएंगे। अगर तुमने ऐसी हरकत की पिछली बार जून में जब हुआ, तो अमेरिका दबाव डाल के ट्रंप ने हवाई जहाज को मजबूर किया था वापस आने के लिए। तो अगर इसराइल कोई हरकत करता है तो मेरे ख्याल से जेडी वांस, जो कहा जाता था कि वो पिछली टेलीफोन में उनको झाड़ा था नेतन्याहू को, अब वो उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये भी अफवाह आ रही कि नेतन्याहू और कई मिनिस्टर जो है इसराइल से निकल के कल रात को ही गए हैं बाहर इसराइल के बदले। तो वहाँ हथकड़ी मच गई है इसराइल में, और पहले से ही वो हक में नहीं थे कि सीजफायर हो, बातचीत हो। और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश उन्होंने की कि अमेरिका और इसराइल में कोई सलाह सफाई ना हो, इस चीज पर ना हो बल्कि। तो इसमें कुल मिला के पाकिस्तान का भी काफी अच्छा रोल रहा है, और भारत अलग थलग हो गया है। हम विश्व गुरु जो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे थे, हम साइडलाइन हो गए हैं। ना चीन पूछ रहा है, ना ईरान पूछ रहा है, ना रशिया पूछ रहा है, ना अमेरिका पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। तो हम कहीं के नहीं रह गए पूरी डिप्लोमेसी में। जी जी, कई आपने बहुत ही अहम खबरें, एक तरह से खबरें ब्रेक की हैं जो अभी तक मीडिया में मुझे अभी तक नजर नहीं आई। अब्बास अराक्ची और जेडी वेंस की मुलाकात हंगरी में हुई इस जंगबंदी के ऐलान से पहले, ये बहुत बड़ी खबर आपने दी। एक दूसरी खबर आपने बहुत अहम दी जो अभी तक मीडिया में कहीं नजर नहीं आ रही मुझे, नेतन्याहू और कई मिनिस्टर इसराइल छोड़ करके फरार हो चुके हैं। और पाकिस्तान को जो नेट गेन हुआ है वो बहुत अहम है। चीन की तरफ से भी खुशनुदी, अमेरिका की तरफ से भी,
ईरान की तरफ से भी, अरब मुल्कों की तरफ से भी उसकी पोजीशन काफी मजबूत हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत की अहमियत कम हुई है डिप्लोमेसी में, ये जाहिर है नेतन्याहू के साथ जुड़े रहे। अच्छा, मैं अब उसकी तफसील पर बाद में आऊंगा, हॉर्मोज की। अब क्या इस जंगबंदी के बाद, नंबर एक, क्या ईरान की शराइत उसी तरह से मानी जाएंगी जो एक जमाने में अमेरिका की ख्वाहिश होती थी कि मेरी शराइत मानी जाए, बातचीत सिर्फ दिखावा होगा और शर्तें हमारी मानी जाएंगी, जिसके लिए ईरान अब से पहले कहता रहा है कि नतीजा आप पहले बता रहे हो इसलिए हम इसको बातचीत नहीं मानते। क्या अब ईरान की शर्तें मानने पर अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया मजबूर होगी? और साथ साथ दूसरा सवाल है, क्या अब मसला फिलिस्तीन हल होने के नजदीक पहुंचा है इस जंगबंदी के बाद? जी, पहला सवाल आपका बहुत अहम है। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका जो है पिछले तकरीबन 40 दिनों में हर मुमकिन कोशिश की, हर असला उनके पास जो था न्यूक्लियर को छोड़ के उन्होंने इस्तेमाल किया। हर एक फाइटर बम्बर जिनके पर उनको बहुत गुरूर था उसको भी इस्तेमाल किया। और इस गुरूर को ईरान ने तोड़ दिया। F-35 हो या F-16 हो या अब्राहम लिंकन हो या जेरोल्ड फोर्ड हो या कोई भी हथियार, बंकर बस्टिंग हो, सभी का उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उससे ज्यादा किया है। और उनका थर्ड सिस्टम, उनका पैट्रियट सिस्टम, उनका एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, सभी को तहस नहस कर दिया है। सिर्फ खाड़ी के देशों में ही नहीं बल्कि इसराइल में भी। और अमेरिका के जो बहरी बेड़ा था उन पे भी जो एंटी एयरक्राफ्ट और रेडार वगैरह था उसको भी निस्तो नाबूद किया है। तो इतनी बड़ी फतह इसराइल ने मजबूर किया अमेरिका और इसराइल को कि वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान की बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है बहुत अधिक है। और उसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, चाहे हॉर्मुज हो या परमानेंट सीजफायर हो या लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस हो या दूसरे चीजें जो हुती पे या हिजबुल्लाह पे, हमास पे सीजफायर लागू होगा, उन पे हमला नहीं होगा। और सबसे बढ़ के उनकी जीत मिसाइल्स अपने आप बरकरार रखेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो 10 शर्तें हैं उसमें तकरीबन ईरान को जीत हासिल हुई है। और अमेरिका जो है मजबूर हुआ है कि ईरान की शर्तों को किसी न किसी तरह, हालांकि वो बताएंगे कि हमने ईरान के लीडरशिप को खत्म कर दिया, इसराइल भी अपने छाती पे दबदबा आएगा कि हमने इतने इंटेलिजेंस मिनिस्टर को, अली लारिजानी को, सबको सफाया कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कुर्बानियां ईरानियंस दिए हैं और आगे भी देंगे। और उनके पास थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लीडरशिप भी है जो बागडोर संभाल सकती है। ये अमेरिका और इसराइल को पता नहीं था कि वो समझते थे कि अली खामनेई को अगर गद्दाफी की तरह, सद्दाम हुसैन की तरह मार देंगे तो पूरा ढांचा गिर जाएगा, बोल के वो बदगुमानी में थे। तो ईरान ने बता दिया कि अली लारजानी के बाद कोई और बागडोर संभालेगा। और अली खामनेई के बाद उनसे भी ज्यादा टक्कर लेने वाला मुस्तफा खामनेई अखाड़े में उतरेगा और उनको सबक सिखाएगा जो वो बता रहे थे। और जो भी ईरान कहता आ रहा है उस पर अमल करता आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जो कोल्ड वॉर में जो अमेरिका रूस के बारे में हर एक शब्द बारीकी से जो जानते थे, अब मजबूर होके ईरान जो भी कहता है वो डर के एक एक लफ्ज जो है वो तोल मटोल के जो है अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो ईरान बोला है वो करके दिखाया है। तो अब ईरान को सीरियसली लेंगे वो। पहले समझते थे कि ये मुल्ला हैं, दाढ़ी वाले हैं, पगड़ी बन के नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह लेते हैं, चार चार पांच पांच बीवियों को शादी करके ऐशो इशरत करते हैं और लोगों को कुछ कुचलते हैं, बोल के जो इमेज था वो बरखिलाफ होके अब IRGC और ईरानी अवाम ने दिखा दिया है कि वो क्या है। और उनकी साइंटिफिक कम्युनिटी, यूनिवर्सिटीज जो तबाह हुए हैं उसको रिबिल्ड करके बहुत बड़े ताकतवर देश
बनेंगे इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे दुनिया में उनका असर और रसूख, इज्जत और प्रेस्टीज बड़ी है और जिसके लिए कुर्बानियां दिए हैं। फाइनली अमेरिका और इजराइल और पूरी दुनिया को मजबूत करके अपनी जगह पूरी दुनिया में हासिल कर लें, अपने बलबूते पे, अपनी कुव्वत पे, अपनी कुर्बानियों पे। और लोग उनको सल्यूट कर रहे हैं और उनका जो मुसम्मम इरादा था खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी कामयाबी है जिसकी तरफ वो गए हैं। और वो लगातार उनके डिप्लोमेट्स कहते आ रहे हैं कि ये खाड़ी के देश जो है अल्लाह के ऊपर भरोसा ना करके व्हाइट हाउस के ऊपर भरोसा करके देखिए अब उनकी उनका हशर किया हुआ है। और हम जो खुदा को जो मानते हैं उस पे अमल करके मुसम्मम इरादे से हम आगे बढ़े हैं और हक की जीत हुई बल्कि वो पूरी दुनिया में स्थापित कर दिए हैं। और जिस तरीके से क्रिश्चियंस जो मुसलमान हो रहे हैं यूरोप में और पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, उनको भी हौसला अफजा हुई है। और आपका दूसरा सवाल जो फलस्तीन का था, मेरे ख्याल से हमास को और पूरे दुनिया में जो लोग चाहते हैं कि एक स्वतंत्र फलस्तीनी देश हो जिसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल खड़े थे, वो कमजोर हो गया है। और उनकी फतह के लिए ये बहुत बड़ा कदम है कि ईरान जब से 79 से रेवोल्यूशन हुआ है, ये फलस्तीन का मसला और बैतुल मुक़द्दस का मसला बरकरार इंटरनेशनल फोरम्स पे बताता आ रहा है। और मेरे ख्याल से ये पहला कदम है जीत की तरफ फलस्तीनी देश के लिए भी, क्योंकि अब ज्यादा देश इसके मुखालिफ नहीं है। और खुद अमेरिका में ही ऐसे आवाजें उठ रही हैं कि ये एपक इजरायली जूइश लॉबी है और इसराइल को जो सपोर्ट करते हैं और जो पैसे डालते हैं इलेक्शंस में जिताने के लिए और कांग्रेस में सपोर्ट करने के लिए, वो आवाज उठ रही है कि इंडिपेंडेंट सेनेटर्स और कांग्रेस लीडर्स को चुना जाए अगले अगले नवंबर में जो इलेक्शंस आ रहे हैं सेनेट को, कांग्रेस को। तो इसराइल भी अमेरिका में ही कमजोर हो गया है और अमेरिका के लोग पोल खोल दिए हैं कि इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर जो हम इसराइल को देते हैं वो बोझ है। और टैक्स पेयर्स पे उनको पता चल गया कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में जो हर एक अमेरिकी इन्वेस्ट करे थे वो पूरा वाइप आउट हो गया है। ये किस किस वजह से हुआ? तो इसराइल की वजह से हुआ बोल के वो अब इसराइल को जो असलियत है जारियत की, जो फलस्तीनियों के हुकूक को, ह्यूमन राइट्स को मार के डेमोक्रेसी है बोल के जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो सब नीस्तो नाबूद हो गया है अमेरिका में धीरे धीरे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है फलस्तीनियों के लिए। और जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास के एक्शन से जो हुआ और जो इसराइल जाहिरियत खुले आम जो किया गाजा में, उसके बाद एक के बाद यमन पे, लेबनान पे, ईरान पे, कतार पे, सीरिया पे जो बमबारी की और उनका जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, वो पूरी दुनिया अब पर्दाफाश करती है कि ये जो है साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड रेजिम की तरह है, ये भी हमारे सपोर्ट के लायक नहीं है बोल के इसराइल भी एक्सपोज हो गया है। अब पूरी दुनिया भी जो है अब फलस्तीनी अवाम के हकूक के सपोर्ट में हजारों के लाखों की तादाद में सड़कों पे आ रहे हैं अमेरिका में ही। और 50 से ज्यादा 50 स्टेट्स में जो है ये जब ट्रम्प के खिलाफ लोग आए थे सड़कों पे, उसमें सबसे ज्यादा गाजा पैलेस्टीन के नारे लगे थे, पोस्टर्स लगे थे, लंदन में भी, पूरे दुनिया में। तो इस लिहाज से जो है फलस्तीनी कॉज का भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है मेरे नजर से जी, ये जिसमें दोनों ईरान का बहुत बड़ा रोल है। ईरान ने इसको आगे बढ़ाया है, जबकि अरब देशों को करना चाहिए था, वो डरपोक होने की वजह से उनको भी मार पड़ा है। और ईरान फलस्तीनी और सब अरब और मुस्लिम देशों और पूरी दुनिया में जो फलस्तीन का कॉज है उसको बढ़ाया है। बैतुल मुक़द्दस डे को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं जी। जी, दोनों दोनों बहुत ही अहम नतायज हैं। एक तो ये कि अब ईरान अपनी शराइत मनवाने की हालत में है, वो बहुत मजबूत हुआ है। दूसरा ये कि मसला फ़िलिस्तीन के हल के लिए एक ये बहुत अहम कदम है।
अब मैं एक याद दिला दूं अपने दर्शकों को, ये कि अभी कल, यानी जब ये गुज़िश्ता रात में जंगबंदी का ऐलान हुआ है, कल एक बार फिर शरारत हुई। टाइम्स जो लंदन का अखबार है, उसने ये खबर दी कि जो आयतुल्ला अली मुश्तबा खामेनेई हैं, वो अस्पताल में हैं और बेहोश हैं, और वो गवर्नमेंट चलाने की हालत में नहीं है। और ये बिल्कुल उसी तरह की सोर्स ना बताते हुए खबर थी जैसे आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के लिए बताया गया था कि वो मॉस्को फरार होने वाले हैं। तो ये मीडिया का खेल भी साथ साथ चलता रहा, प्रोपेगंडे का भी। अब मैं समझना चाहता हूं, आपने इन तमाम मुल्कों को देखा है, कई मुल्कों में आप डिप्लोमेट के तौर पर भी रहे हैं, मिस्र में खास तौर पर रहे हैं। मिस्र बिल्कुल उस इलाके के नज़दीक है, वहीं रफा क्रॉसिंग से लोग आ रहे हैं, बल्कि अब तो यहूदी फरार होने का रास्ता बना है वहां से। अभी अब से पहले तो रफा को इसलिए याद करते थे लोग, समझते थे कि वहां से फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को मदद मिल रही है, लेकिन अब यहूदियों के फरार होने की खबरें आ रही हैं, लाइनें लगी हुई हैं, ऐसी कई बॉर्डर से खबरें आ रही हैं। अब जो मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ, ये अरब हुकूमतें जो अब तक, यानी कल तक, ईरान के खिलाफ हमलों में अमेरिका और इसराइल की मुसलसल मदद कर रही थी, इसके बावजूद कि ईरान वहां पर हमले भी कर रहा था, होटलों तक में हमले कर रहा था जहां अमेरिकी और इसराइली मौजूद थे, इनका अब क्या होगा? अब इस इलाके में ऐसा नहीं लगता कि अमेरिकी फौजी अड्डे बाकी रह पाएंगे, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका की वो ताकत यहां रह पाएगी, और जब ये यहां नहीं रह पाएगी तो इसराइल भी कमजोर यकीनी तौर पर होगा। जब उनके लीडर फरार होने शुरू हो गए तो उसके मानी बहुत कुछ हैं समझने के लिए। अब इन मुल्कों में क्या होगा? ईरान ने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया कि अमेरिका यहां है नहीं। बादशाह जो बैठे हुए थे उनके बारे में ट्रंप ने पिछले दौर में तो कई बार कहा था, अगर हम सिक्योरिटी 2 हफ्ते के लिए ना दें तो ये हुकूमतें गिर जाएंगी। तो क्या ये हुकूमतें गिरने वाली हैं, या ये हुकूमतें गिरने से पहले संभल करके इस रास्ते पर आ जाएंगी जिस पर ट्रंप आ गए, नेतन्याहू आ गए? क्या इस रास्ते पे आना इनके लिए मुश्किल है, ईरान को एक रीजनल ताकत समझ के और ईरान से दोस्ती के ताल्लुकात बनाकर? क्या कुछ लगता है, और अवाम के लिए कितना मौका है कि हुकूमतों गिरा करके वहां कोई डेमोक्रेसी कायम हो सके? जी, ये बहुत अहम सवाल आप उठाएं काजमी साहब। क्योंकि अरब स्प्रिंग जो 15 साल तकरीबन पहले हुई थी, उसमें यही मांग थी कि जो अवाम है उनकी बात माने, उनके ह्यूमन राइट्स को इज्जत करे, और जो करप्शन है और जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो नेपोटिज्म वगैरह सब, उसको खत्म करे। लेकिन उसको कुचल दिया गया। आप जानते होंगे बहरीन में पर्ल स्क्वायर बोल के एक हुआ करता था जहाँ हजारों के लोग शिया सुन्नी दोनों भी इकट्ठा हुए थे, उसको निस्तो नाबूद करके वहाँ कर्फ्यू की तरह लगा दिया गया। यही मसला ओमान में भी हुआ और कुवैत में भी हुआ, कुछ हद तक ईस्टर्न सऊदी अरेबिया जो दहरान दमाम शिया लोग रहते हैं, रास्ता नूरा, वहाँ भी हुआ। और कई लोगों को प्रिजन में, जेलों में डाला गया, कतार और यूएई में भी। उसके खिलाफ लिखने की भी, एक पोएट को भी लिखने की इजाजत नहीं थी, एक कार्टूनिस्ट को भी एक कार्टून ड्रॉ करने की इजाजत नहीं थी ये इस अरब स्प्रिंग के बारे में। हालांकि उनके देशों के बारे में नहीं कहते थे वो। जैनुल आबिदीन जो टूनिसिया से भाग गए थे, या मुबारक, या अली अब्दुल्ला सालेह, या गद्दाफी के बारे में लिखते थे, पोइट्री करते थे। उस पे भी जो है पाबंदी लगा के ये यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया लोगों को जेलों में डालते थे। और वहाँ के सऊदी उलमा जो खुतबा देते थे जुमा में, उनके खिलाफ भी जो है बगावत के इल्जाम लगा के जेलों में डाल के मार दिया गया है। कई हजारों के उलमा जो है इस वजह से गायब हो गए सऊदी अरेबिया, यूएई में भी। तो इस हद तक जो है अवाम की आवाज कुचल दी गई थी, और इस बलबूते पे कि वो इसराइल और अमेरिका यही चाहता था, उनको कुचल के अपना असर और रसूख तसल्लुत जमाए रखे। तो अब बहुत नजदीक आ गया था उन
को ओवरथ्रो करने की। बहरीन में तो लोग सड़क पे आ गए थे जब भी ईरान बमबारी कर रहा था अमेरिका के नेवल अड्डों पे। तो ये खतरा बहुत बढ़ गया था। अब उनको समझ में आया है कि जो वो निर्भर इजराइल और अमेरिका पे करते था वो बहुत खतरनाक है। सिर्फ ऑयल और तेज तेल के इंस्टॉलेशन ही नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी के लिए भी, कुर्सी के नीचे ही धमाका छुपा हुआ है, कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है और टुकड़े टुकड़े वो हो सकते हैं बोल के वो बारूदी सुरंगें जो है उनको घबरा रही थी ये 40 दिनों में तकरीबन। तो उनकी समझ में आ गया है कि ईरान के साथ जो साजिशें कर रहे थे अपनी दिफा के लिए, अपने मफाद के लिए, और जो उनका भरोसा इजराइल और अमेरिका के ऊपर था, वो तो मेरे ख्याल से चकनाचूर हो गया है। और उनको अब मजबूरी से ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए रखने का ही उनके मफाद में है। और उनकी अवाम भी यही चाहती है कि हम उनके पड़ोसी हैं, उनसे खतरा लेना मोल लेना बहुत महंगा पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आगे चल के जो ओमान 75 से आग्रह कर रहे हैं कि कोई भी आर्किटेक्चर सिक्योरिटी का ईरान के शामिल होने से बगैर ये मजबूत नहीं होता। तो अभी भी वही कह रहे हैं कि आप ईरान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अमेरिका और इसराइल के पर भरोसा करेंगे तो यही होगा जो अब हम भुगत रहे हैं। हालांकि ओमान को इतना खतरा नहीं हुआ इस 40 दिन की जंग में। सिर्फ सलाला में वो इसराइल ने ऑयल डिपो उड़ा दिया था और उसका ईरान ने भी खंडन किया है। लेकिन जो ओमान की पॉलिसी थी उसको अब दूसरे खाड़ी के देश, खास तौर पे यूएई, जो ओमान के हिस्से को हड़पना चाहता था, आइनुल उनका जो शहर है रासल आइन बोल के, तो वहां से अब सऊदी अरब को भी अब अंदाजा हो गया है कि इसराइल जो है लाइव वायर है। तो उनके उनसे दूर रहना ही हमारी सलामती के लिए अच्छी बात है। और रूस और चीन से भी उनके ताल्लुकात आगे अच्छे होंगे और अमेरिका को थोड़ा दूर रखेंगे। और उनको ये भी खतरा पैदा हो गया था कि उनके अरबों डॉलर जो है वो खतरे में है। एक बास्केट में पूरे अंडे रखने से उनकी तबाही हो सकती है, जैसा रूस का फॉरेन एक्सचेंज को उन्होंने हड़प लिया था। तो धीरे धीरे अब चूंकि तेल और गैस की रेवेन्यूज कम हो रही हैं, तो अब वो विड्रॉ करेंगे अमेरिका से और उनको दिमाग में आएगा कि ये जो है अमेरिका खतरे के बाहर नहीं है, वहां से हमें धीरे धीरे दूरी अपनाना है। और हमारे मफाद में जो ईरान है तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि ये मेरे ख्याल से असलियत होगी। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये इमीडिएट अमेरिका को पनाह देंगे फौजी अड्डे बनाने के लिए। लेकिन लॉन्ग रन में इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर ये किंग सुल्तान और प्रिंस बने रखना है तो अमेरिका के पास दोबारा तलवे चाटेंगे ये, या कुछ और चाटेंगे जो ट्रम्प ने अपनी लैंग्वेज में बताया था, या पहले ट्रम्प ने उन्होंने बताया था कि एक हफ्ता अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सऊदी कहीं के नहीं रहेंगे। तो उन्हें जो दूसरे अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कहा, उन्हें खुलेआम कह रहे हैं। ये इतने बेशरम बेहया हो गए हैं कि इनकी जरूरत भी नहीं होती उसको जवाब देने के लिए, और वही करेंगे आगे चल के, क्योंकि इनका भरोसा जो ईमान पे होना चाहिए था वो उड़ गया है। उनके पास इतनी दौलत आ गई है ऐश और इशरत में। एप्स्टेन के साथ इतनी गंदी हरकतें की हैं यूएई वालों ने। तो ये बदनामी होगी उनके मजहब के खिलाफ ये साजिशें करके। और उनको अब थोड़ा बहुत यकीन होना चाहिए कि जो ईरान करके दिखाया है वो उन्हें भी अब गंभीरता से सोचना होगा। जी। अच्छा, हमारे पास वक्त कम रह गया। आखिर में तकरीबन 1 मिनट में अगर आप आने वाले दिनों में, आने वाले बरसों में क्या बड़ी तब्दीली होगी, कैसा वेस्ट एशिया रहेगा, क्या कितनी खुशहाली होगी, कुछ कुछ थोड़ा सा अगर आप फ्यूचरिस्टिक बता सकें कि आप इस जंगबंदी के बाद आप किस तरफ देख रहे हैं, वेस्ट एशिया किस तरफ बढ़ेगा? जी,
पहला तो ये गैस और तेल की कुओं पे जो हमले हुए हैं वो काफी समय लगेगा रिपेयर करने में, बहाल करने में। और तेल की कीमतें $70 तो नहीं होंगे, कुछ तकरीबन $100 के करीब होंगे। और गैस की कीमतें भी 4 या 5 महीने कम से कम होगा उसको बहाल करने में, तो उसकी कीमतें भी बढ़ती रहेंगी। और अगर रूस जो पाबंदी लगाया तेल और गैस पे, अगर वो यूक्रेन की जंग, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा रूस को हुआ है इससे, और यूरोप को मजबूर होना पड़ रहा है कि यूक्रेन की जंग खत्म करके रूस के पॉइंट्स को इसको एक्सेप्ट करे। तो ये तेल और गैस की हुई। दूसरी जो है ईरान को राहत मिलेगी कि जो भी उनकी बर्बादी हुई है, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन हो, उनको रिपेयर करने में, क्योंकि पावर प्लांट्स मारे गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज 40 से ज्यादा हो गए हैं, उनको रिपेयर करने में, दवाइयां मुहैया करने में होंगी। और जो खाड़ी के देश हैं उन पे भी जो है बहुत बर्बादी हुई है, वो भी अपनी बागडोर धीरे धीरे संभाल के, ये रिकंस्ट्रक्शन में जो है काफी समय लगेगा और वो होगा। और अमेरिका जो है अब मजबूर होके इस क्षेत्र से धीरे 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 हट जाएगा और इजराइल अपनी हुदूद में रहने की कोशिश करेगा। और मजबूर अमेरिका करेगा, पूरी दुनिया करेगा, रूस भी करेगा, और यूरोपियन यूनियन भी जो दूरी कर रहे थे, स्पेन, इटाली, फ्रांस, नॉर्वे के देश हैं वगैरह सब। तो इजराइल को अब जो है वेस्ट बैंक में, गाजा में नरमी दिखाने होगी। और मेरे ख्याल से फलस्तीनियों को कुछ राहत मिलेगी कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड करे, और जो एनेक्सेशन की बात वेस्ट बैंक कर रहे थे उसको भी मुलतवी करना होगा। तो ये बड़े मोटे मोटे पॉइंट्स तो मैं देखता हूँ कि, और ईरान को जो है दुनिया में अपना असर और रसूख और रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज बड़ी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतने साल उनको जलील किया गया था, अब वो इज्जत से गर्दन उठा के दिखा सकते हैं कि वो कौन है। जी जी, ईरान की इज्जत बढ़ी है और इस इलाके में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली आएंगी और तेल और गैस की कीमतें अभी ज़्यादा ही रहेंगी और इस इलाके की सूरत हाल अब बहुत बड़े पैमाने पर बदलने वाली है, वो आपने इशारे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।